बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, फीफा T20 2022 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जारी है। बड़े एक्साइटिंग ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ एज़ यूजुअल डेली साथ दे रहे हैं एजाज बाजवा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया, थैंक यू एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं और बड़े अंदर की खबरें लेके आते हैं, तो ये हमें, मेरा ख्याल है, हमारे शायकीन को बड़ा महसूस करती है। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा बात अभी जो मैच जिस कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ उससे स्टार्ट करते हैं। फ्रांस वर्सेस डेनमार्क, सबका यही मानना था, आप दोनों की प्रेडिक्शन भी यही थी कि फ़्रांस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त साइड है और वो मैच ले जाएगी। बड़ा टाइट किस्म का हमने कंपटीशन देखा पूरे मैच में, कहीं ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहनी चाहिए वो फ्रांस को प्रोवाइड नहीं की गई डेनमार्क की तरफ से। और जिस तरह अटैक्स भी हमने देखा, अगर उन्होंने सेकंड हाफ के अंदर अटैक किया तो उन्होंने भी काउंटर अटैक किया। कैसे देखते हैं? बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल मैच था। दिस इज़ वाई वी लव फुटबॉल। दोनों टीम अपनी अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी, पॉजिटिव फुटबॉल खेल रही थी एंड बोथ टीम्स वर ट्राइंग टू विन। ऐसा नहीं है कि डेनमार्क ने फ्रांस से डोमिनेट होके या इंटिमिडेट होके डिफेंसिव फुटबॉल खेली हो, और दोनों बड़ा फ्रांस को उन्होंने टफ टाइम दिया है। और बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी तगड़ी टीम के खिलाफ जब आप एक गोल नीचे चले जाएं तो एक तो इक्वलाइज करना, उसके बाद कई ऐसे चांसेस भी थे जहां हमें लग रहा था कि शायद डेनमार्क फ्रांस से भी आगे निकल जाए, लीड कर जाए। तो बहुत ही एक्साइटिंग फुटबॉल था। दैट इज़ वाई वी लव फुटबॉल। और मेरे ख्याल में पोर्चुगल घाना के बाद जिस तरह का एक्साइटिंग मैच है, ये भी उसी तरह का सबसे एक्साइटिंग मैच बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हम अगर देखते हैं थोड़ा सा, अगर फॉर्मेशन के साथ साथ पोजेशन को भी देखें तो 52% जो पोजेशन थी वो हमने देखा डेनमार्क के पास थी और 48% फ्रांस के पास। बट शॉट एंड गोल की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑन टारगेट 7 थे और उनके 2 थे। तो ये आपको लगता है कि इधर आके जब डी के पास आके, डी में आके जो एग्जीक्यूशन थी उधर फ्रांस ने एज लेते रहे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फ्रांस ने अपने आप को अनाउंस कर दिया है कि वो ये वर्ल्ड कप जीतने आए। बिल्कुल ठीक। डिफेंडिंग चैम्पियंस आर द फर्स्ट वंस टू गो थ्रू नाउ, दे हैव क्वालिफाइड। और बिफोर वी गो ऑन टू द स्टैट्स, आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ कमेंट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाफ्स। मेरा ख्याल है ये दो डिफरेंट हाफ्स की जो है ना वो गेम थी। और सेकेंड हाफ में डेनमार्क केम आउट टू प्ले, बट फर्स्ट हाफ के अंदर फ्रांस आई थिंक वो टोटली डोमिनेंट। 35 मिनट के ऊपर इनकी पहली शॉट आई थी, उससे पहले उनकी डेनमार्क की कोई शॉट ही नहीं थी। और जब हाफ एंड हुआ है तो उस टाइम पे 13 शॉट्स जो थी वो फ्रांस की थी और 2 शॉट्स जो थी वो टोटल डेनमार्क की थी। डेनमार्क ने तो बल्कि अपनी पहली शॉट ऑन टारगेट जो थी उसी को गोल में कन्वर्ट कर लिया था ऑन द 72nd और 3rd मिनट जी, 70 सेकंड। तो इसमें फ़र्क ज़रूर है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि मेनली जो है वो सेकंड हाफ में आके दे स्टार्टेड प्रेसिंग। जब खास तौर पे जब गोल हुआ, दे हैड मोर इंटेंट आफ्टर दे केम बैक फ्रॉम द सेकंड हाफ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। फिर लेकिन जब गोल हुआ तो उनको अब नज़र आया कि क्योंकि उनके लिए ड्रॉ वाज इनफ, क्योंकि पिछले मैच में भी ड्रॉ कर चुके थे, इसमें भी ड्रॉ अगर करते तो देन दे वुड हैव फैंसी देयर चांसेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट लेकिन जब उनको गोल पड़ गया तो फिर उन्होंने दे किक्ड इन। और जिस तरह इजहार ने पहले बात की थी कि कल हम कह रहे थे कि पिछले 2 मैचेस जो है वो फ्रांस हारा है डेनमार्क से जी, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उन्हें आया। और 7 मिनट में शरियार की बात पे ऐड ऑन करूंगा, अगर हम कल के मैच से कंपेयर करें, जो पहला मैच था फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बेशक उन्होंने 4-1 ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन ये जो विक्ट्री है डेनमार्क के लिए, ये उससे भी बड़ी विक्ट्री, फ्रांस के लिए ये उससे भी बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने डेनमार्क जो कि 10th पोजीशन पे रैंक्ड है फीफा रैंकिंग के हिसाब से, और एक एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन साइड है, उनका स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, रेजोल्यूट डिफेंस है, और एरिक्सन जैसे उनके पास अटैकिंग थ्रेट भी है। इस लिहाज से ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री, और उन्होंने अनाउंस किया कि वाकई दे आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, सेकंड हाफ के अंदर जब दोनों टीम ने अटैक करना शुरू किया तो जब 1-1 ड्रॉ भी हुआ मैच, तो दोनों ने ये कहीं भी अपनी ये इंटेंट शो नहीं की कि वो चलें ड्रॉ की तरफ चलते हैं या कहीं हमें गोल कंसीड ना हो जाए। दे वर मोर इन फॉर अटैक एज वेल। उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? आई थिंक इसके अंदर जब गोल हो गया तो उसके बाद वाकई कोई, पहले डेनमार्क वाज ओके विद 1-1, लेकिन मेरा ख्याल है जब वो उतनी एक दफ़ा ना जब गोल शुरू हो जाए ना तो फिर एक ओपन एंडेड गेम शुरू हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप एक टीम जो है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हो तो फिर नेचुरली डेनमार्क एक बड़ी अच्छी टीम है, तो उनको भी 2 चांसेस मिले और दे कुड हैव गॉन 1-2-1 अप डेनमार्क आफ्टर 3-4 मिनट्स। लॉरिस ने बड़ा अच्छा सेव उसने किया है। बट आई थिंक इसके अंदर क्रेडिट गोज टू द होल टीम, बट स्पेशली मापे, बिकॉज उसी ने 2 गोल्स किए हैं। एंड अगर ये उनको इनका टेलिस्मैन है। इसके डोमेस्टिक के अंदर पिछले कुछ
अच्छा नहीं जा रहा था। और मैपे का देखा उसमें ग्रीजमान का क्रॉस बहुत आला था, क्रॉस तो ऐसा उसने पैरा क्रॉस दिया था कि आई डोंट ही कुड नॉट हैव मिस्ड, ऐसा थोड़ा सा लग रहा था कि शायद ये ऑफसाइड हो रहे हैं, लेकिन वो जब चेक भी शायद किया उन्होंने बट गोल डिक्लेयर कर दिया। बट उसकी जो दोनों के कोऑर्डिनेशन था मैपे के साथ उनका, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। जो पहला गोल था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो उनका लेफ्ट बैक है थियो हर्नांडेज, उसने उन मापे के साथ जो है वो मूव बनाई, और थियो हर्नांडेज जो है वो पहले मैच के अंदर उसका भाई है जो लेफ्ट बैक में ही खेलता है, लूकस हर्नांडेज जी, जिसको इंजरी हो गई थी। तो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों भाई एक ही पोजीशन में एक ही कंट्री के साथ। ये वैसे बड़ा यूनिक किस्म की ये स्टैट है। थोड़ा सा आगे ग्रुप की फॉर्मेशन स्टैंडिंग को भी देख लें हम इस लिहाज से, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप हमारे पास अगर पोजीशन देखें, क्योंकि फ्रांस का तो हमें लग रहा है कि ये फ्रांस क्वालिफाई कर गए हैं, फ्रांस उनके 6 पॉइंट्स हो गए हैं, 2 विन्स हो गए हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब डेनमार्क 1 पॉइंट पे है। अभी देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, दे हैव 3 पॉइंट्स। डेनमार्क 1 पॉइंट है उनका, और तुनीजिया का भी 1 पॉइंट है। तो बड़ा अभी बाकी सेकंड पोजीशन के लिए फाइट रहेगी मेरा ख्याल है। अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस के अंदर क्या पोजीशन बनती है। डेनमार्क के भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। अगर डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया को हरा देते आखिरी मैच में, जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी भी है, हाँ प्रोबेबिलिटी भी है, ज्यादा चांसेस हैं, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। डेनमार्क अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल तो बड़ी अच्छी फुटबॉल खेला है अपने दोनों मैचेस के अंदर, उन्होंने इन जनरल अच्छी खेली। बट शायद कई दफा बड़ी टीमों के अगेंस्ट जब खेल रहे होते हो तो समहाउ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर आ जाता है। मेरा ख्याल है कई दफा वो भी आपको फ्लो में ले जाती है बहा के। वैसे डेनमार्क फ्रांस की बोगी साइड है। कुछ ऐसी साइड्स होती हैं जैसे क्रिकेट में भी देखते हैं हम, न्यूजीलैंड को हमेशा हरा देते हैं, बाकी इसी तरह डेनमार्क भी नॉर्मली फ्रांस को हरा देती है। यूएफए नेशंस लीग भी उन्होंने 2 दफा हराया। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज में इस दफा इनका डेनमार्क का लग रहा था, और साइकोलॉजिकल जो डिसएडवांटेज को फ्रांस ने इस दफा अबूर किया इस मैच में, और वही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के। वो हमने कल भी शायद बात की थी कि रादर दैन के वो डिफेंसिव होते हैं फ्रांस वाले, उनके काफ़ी प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड भी हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट उन्होंने अपनी एग्रेसिव मोड नहीं छोड़ा। अच्छा, एक हमने फीडबैक के हवाले से भी आपसे बात करनी थी। हमने जैसे अपने व्यूवर से कहना शुरू किया कि हमें फीडबैक दें, और काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। एक आपसे ख़ासतौर पर ये मैं जानना चाहूँगा, इटली के हवाले से 4 टाइम की चैम्पियन और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा वो टाइटल जीत चुके हैं। काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि आप लोगों से पूछा जाए कि ज़रा हमें डिटेल बताएं इसकी, क्या रीज़न है इटली नहीं क्वालिफाई कर सकी। मैं आपकी बात पे ऐड ऑन करूंगा। इटली तो इस टाइम जो यूएफा कप है, जिसमें यूरोप का कॉन्टिनेंटल प्रीमियर टूर्नामेंट है, वो इसके भी चैंपियंस हैं। उन्होंने इंग्लैंड को पेनल्टीज में हराया हुआ है, जो लेटेस्ट उसका एडिशन हुआ है, जो पिछले साल 2021 में हुआ, पहले 2020 में होना था, फिर कोविड की वजह से 1 साल वो डिले हुआ। इटली उसके भी चैंपियंस हैं। असल इशू ये है कि जो यूएफा के स्लॉट्स हैं वर्ल्ड कप में जी, वो 13 हैं, 32 में से 13 स्लॉट इसके हैं, यूएफा के हैं, और यूएफा नेशंस हैं वो 55 हैं। अब 55 में से 13 यूरोपियन नेशन ने वर्ल्ड कप खेला है, और ना सिर्फ फ्रांस नहीं, ये ना सिर्फ इटली, और भी ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट यूएफा नेशंस हैं जो पिछले वर्ल्ड कप के लिए नहीं क्वालिफाई हिस्ट्री में भी है। जिस तरह नेदरलैंड्स ने पिछला 2018 का वर्ल्ड कप नहीं खेला, इसी तरह इटली ने भी 2018 का वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई किया, और 2014 का वर्ल्ड कप डेनमार्क ने भी क्वालिफाई नहीं किया। तो ये ऐसा, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल है ही इतनी कम्पिटिटिव, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी टीम्स हैं कि बाज़ औक़ात अच्छी टीम्स भी क्वालिफिकेशन नहीं कर पाती। जो यूएफा का क्वालिफिकेशन प्रोसेस ये है कि टोटल 55 नेशंस हैं, इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जी। 5 ग्रुप्स में 6 टीमें हैं, 5 ग्रुप्स में 5 टीमें हैं, तो ये 55, और जो ग्रुप टॉप करती हैं नेशंस वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती हैं। जो इस पे आती हैं उनका फिर आपस में 10 टीमों का, और 2 जो यूएफा ने उनका प्ले ऑफ होता है। इटली का प्ले ऑफ हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया से, अच्छा, जो कि इतनी कोई अच्छी टीम नहीं है, लेकिन नॉर्थ मैसेडोनिया ने इटली को 92 मिनट में स्टॉपेज टाइम में 1-0 गोल करके हराया था। तो इस वजह से इटली ये वाला वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकी। इटली ने अपना फर्स्ट राउंड का जो क्वालिफाइंग था उसमें वो सेकंड प्लेस पे आई थी ग्रुप में। अगर ग्रुप टॉप किया होता तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई, लेकिन वो सेकंड प्लेस पे आई थी, इसलिए वो प्ले ऑफ में गई। प्ले ऑफ में उनका मैच पड़ा नॉर्थ मैसेडोनिया से, नॉर्थ मैसेडोनिया ने इटली को हरा दिया। बाद में नॉर्थ मैसेडोनिया को पोर्चुगल ने हरा दिया, तो फिर पोर्चुगल क्वालिफाई कर गया प्लेऑफ के थ्रू। मेरा ख्याल है काफ़ी एलेबोरेटिव किस्म का रिप्लाई आपने दे दिया, और काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी। हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली आप लोगों से पूछा जाएगा वो हम अपने कोशिश करेंगे अपने शो में ऐड ऑन करें। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं जी। जो पहला मैच था इंग्लैंड वर्सेज यूएसए, एक्सपेक्टेड यही था, बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। रैंकिंग वाइज देखा जाए तो 5वें नंबर पे इंग्लैंड है, 16 नंबर पे यूएसए स्टैंड करती है। शॉट ऑन गोल की बात करें, पोजीशन की बात करें तो बहुत करीब मार्जिन है, 8 और 10 का है। पोजीशन भी इसी तरह अगर हम देखते हैं तो 66 और 44 है।
कैसे देखते हैं आप? हमने जब कल प्रेडिक्शंस की बात की थी तो हमने फिर भी पल्ला जो है वो इंग्लैंड की तरफ जो है वो ज़्यादा दिया था। मैं एक्चुअली में इस तरह की यूएस की टीम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मुझे था कि शायद वो थोड़े से डिमोरलाइज्ड हों, क्योंकि दे वर प्लेइंग ओके। वेल्स और यूएस का मैच ओके 50-50 मैच था जो ज़रा थोड़ा सा यूएस की साइड पे था। एंड पे गैरेथ बेल ने जो है वो पेनल्टी ले ली जिसकी वजह से वो 1-1 हो गया। मुझे था कि शायद उसकी वजह से उनको थोड़ा सा मतलब वो डिमोरलाइज्ड हों या उनको टफ टाइम मिले अगेंस्ट सच अ गुड टीम जो इंग्लैंड जिस तरीके से 6-2 जीती है। बट द वे दे केम आउट and played throughout the whole match was a treat to watch. वो अपने जो यूरोपियन कजन्स हैं उनको टाकरा देने के लिए आए थे कि भाई हम दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बड़े लेवल प्लेइंग फील्ड के अच्छी टीमों के साथ कैसे खेल सकते हैं। एंड दे प्रेस्ड देम टू देयर विट्स। और ये मेरा ख्याल है जो लास्ट मैच जो कल भी हमने डिस्कस किया ईरान के साथ जो अब टाकरा यूएस का होने जा रहा है, ये उसका मोमेंटम भी और ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। आई थिंक उसको वो उनके माइंड में ज़रूर है अब। और आई थिंक दे विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो इंग्लैंड से जिस तरीके से खेले हैं, इंग्लैंड सिवाय के जब उन्होंने पहली शॉट इंग्लैंड की थी 9 मिनट के ऊपर, वो बड़ी अच्छी ब्लॉक हो गई। उसके बाद तकरीबन 84th मिनट तक जब या 90th मिनट तक जब केन ने एक और चांस मिला उसको एंड पे जो है वो गोल करने का, बीच में जहाँ तक मेरा ख्याल है इट वाज मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स। और वो पुलिसिच का जो एक सबसे जो अमेरिका का सबसे करीब जो चांस था वो ये था कि जब 32nd मिनट के ऊपर पुलिसिच ने क्रॉस बार को हिट किया। तो आई थिंक दे केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ईरान के साथ जब मैच होता है तो मैं आज बात को एंडोर्स करूंगा। यूएसए ने हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर खेला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो शेल में जाएं, क्योंकि इंग्लैंड बहुत आउटस्टैंडिंगली उन्होंने ईरान को हराया था, तो शायद यूएस डिफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करे इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन उन्होंने अटैकिंग फुटबॉल खेली, खास तौर पर फर्स्ट हाफ में केन की 9 मिनट वाली शॉट के बाद उन्हें काफ़ी चांसेस बनाए। 16वें मिनट पे राइट गोलकीपर को कितना क्रेडिट देंगे टक्कर को, उसने जो खूबसूरत कुछ गोल सेव भी किए, मेरा ख्याल है वो एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर हमें नजर आ रहा है। टक्कर के अच्छे सेव से। लेकिन हमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैसेट मुझे लगा यूएस का वो ये था कि दे अनाउंस दैट दे आर देयर टू प्ले फुटबॉल। वो इंटिमिडेट नहीं हुए इंग्लैंड से। दे मेड इट मेरे ख्याल में जो था ना सेकंड हाफ में दोनों टीम्स ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया, जैसे बोथ टीम्स वर कंटेंट विद अ ड्रॉ। इंग्लैंड शायद इसलिए ड्रॉ उनको सूट करता था कि अब उनके 4 पॉइंट्स हो गए और जो उनको गोल डिफरेंस का एडवांटेज है 4 पॉइंट्स का +4 का जो उन्होंने ईरान को हराया, अब उनके लिए इस ग्रुप को ना क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। और उसके एक ही चांसेस हैं कि अगर वेल्स से कोई वो बहुत बुरी तरह हारे। यूएसए ने ड्रॉ कर लिया, अब यूएस हैज़ फेट इन देयर ओन हैंड्स। अगर वो ईरान को हरा देते हैं दे विल गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड। तो इस वजह से दोनों ने स्ट्रेटेजिकली सेकंड हाफ में कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया। प्रॉब्ली दे फेल्ट कि अगर हम 0-0 तक ले जाएंगे तो आखिरी राउंड में। तो इस ग्रुप को भी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी एक क्लोज किस्म की इसकी सिचुएशन भी बनती चली जा रही है। जैसे एक तो यूएसए का मैच जो होगा ईरान के साथ, वो तो हमें विंडो बता ही रहा है कि जो जीतेगा उसके चांसेस हैं। फिर इसी तरह इंग्लैंड का मैच भी जो होगा वो भी बड़ा मैटर करता है कि अगर वो जीते हैं तो फिर उसके लिहाज से भी सारा डिस्कशन। आई थिंक अब थर्ड राउंड के अंदर ये ग्रुप जो है वो अब थोड़ी सी अपनी सिमत जो है ना वो पकड़ना शुरू कर दी है उसने। मेरा ख्याल है इंग्लैंड आर थ्रू, क्योंकि वो वेल्स को जिस फॉर्म में वो खेल रहे हैं वो हरा लेंगे। बट अपसेट्स यहाँ पे कहीं भी हो सकती हैं। वो फिर भी उनके चांस ज़्यादा है। और जो इंग्लैंड यूएस और ईरान में से जो जीतता है आई थिंक वो सेकंड। लेकिन अभी ऑफिशियली हम नहीं कह सकते वेल्स हैज 1 पॉइंट। अगर वो जीत जाए, कोई अपसेट कर जाए, अपसेट हो भी रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। थोड़ा और क्रिटिकली एनालाइज करें, ईरान 3 पॉइंट्स है। ईरान को जो ड्रॉबैक है उनका गोल डिफरेंस वो -2 है जी, और वेल्स का गोल डिफरेंस -2 है। अगर वेल्स हरा देता है आखिरी मैच, वेल्स इंग्लैंड को हरा देता है जो कि बड़ी अनलाइकली है जी, तो वेल्स का गोल डिफरेंस इंप्रूव करेगा -2 से। और अगर ईरान ड्रॉ करता है यूएसए से तो फिर वेल्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ईरान से अपना गोल डिफरेंस बढ़ा लें और एज अ सेकंड स्लॉट पे आगे क्वालिफाई कर दें। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर ईरान यूएसए को हरा दे फिर तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, उसमें कोई वो कन्फ्यूजन नहीं है। जो यूएसए अगर ईरान को हरा ले फिर यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी। तो असल इस ग्रुप को जो डिसाइड करेगा वो ईरान वर्सेस यूएसए मैच होगा, जो हिस्टोरिकली बिल्कुल हम जैसे टेबल भी दिखा रहे हैं उसमें भी ऐसे ही है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करेंगे कि जो पोजीशन है बड़ी वो क्लियर है। जी मस्ट विन वाली सिचुएशन है सब टीमों के लिए। और इंग्लैंड एक ऐसी साइड है अगर वो ड्रॉ भी करती है तो उसके फिर भी चांसेस ड्रॉ करेगी तो क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी सबके लिए तो जी उनके लिए बाकी तो सबके लिए मुश्किल है। अच्छा, एक और मैच खेला गया
तुनिसिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये भी काफ़ी अच्छा मैच हुआ और मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लकी रहे, काफ़ी ऐसे क्लोज इस तरह के चांसेस तुनिसिया ने मिस किए, एक दो तो उनके क्रॉस बार को भी टच हुए। कैसे देखते हैं उस मैच को? जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 20 मिनट जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन किसके साथ है, केजी सा अफेयर था। थोड़ा सा ट्यूनीसिया जो है वो कुछ करता था, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया करता था, लेकिन जब एकदम मेरे ख्याल पहली शॉट जो थी ट्यूनीसिया की वो 19 मिनट पे हुई थी जी। और उसके फ़ौरन बाद लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने गोल कर लिया और वो एक्चुअली में बड़ा अच्छा गोल था। इजहार भी उसके ऊपर बात करेंगे कि जैसे वो लेफ़्ट साइड से आ रहा था और डिफ्लेक्शन हुई और द प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके पास होना कि उसने बड़े क्यूट तरीके से उसको यूं फ्लिक किया एंड इट वेंट इनटू द कॉर्नर। तो उसके बाद आई थिंक ट्यूनीसिया को जो है वो थोड़ा सा वेकअप कॉल मिली है। 30th से हाफ तक जो है उनका एंड ऑफ द हाफ जो है ना उस टाइम पे उनके पास चांस था मेरे ख्याल में, उस टाइम पे वो 1-1 कर सकते थे इसको 1-1, क्योंकि उस टाइम उनके 2 चांसेस मिस हुए हैं। एक गोल हम देखते भी हैं जी साथ, जो आपने कहा बड़ा खूबसूरत सा फ्लिक किया। आज हम दोबारा दिखाते हैं। आज हम अपने मुसलमान भाइयों की वजह से बड़े गमगीन हैं। पहले तुनिसिया 1-0 ऑस्ट्रेलिया से हार गया, फिर हमारी तवक्कुआत के बरक्स सऊदी अरेबिया भी पोलैंड से हार गया। तो आई थिंक यहाँ पे अभी हम आगे भी बात करेंगे, मुझे जो फैक्टर नज़र आ रहे हैं ना वो ये है लैक ऑफ क्लिनिकल फिनिशिंग। ये चांसेस बना रहे हैं, डोमिनेट भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, बट ये वो जो फिनिशिंग की क्वालिटी है ना जो आपको यूरोपियन साइड्स में नज़र आती है, जो आपको साउथ अमेरिकन साइड्स में नज़र आती है, की टीम की बात कर रहे हैं उनमें, और उनमें डिफरेंस यही नज़र आ रहा है। आई थिंक इनके जो फ़र्क मेरा ख्याल है कि वो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा, यूरोपियन प्लेयर्स भी टॉप यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं और एशियन टीम्स उतनी उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम इस मैच को ज़रा और मज़ीद देखें, तफसील से बात करें इस पर, तो जो ऑस्ट्रेलियन गोल था दैट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले। शुरू में तुनिसिया अच्छा खेल रहा था, अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, चांसेस बना रहे थे, वो आउट ऑफ ऐसा ब्लू मून एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी, स्ट्राइकर को क्रेडिट जाता है कि उसने कैसे डिफ्लेक्शन को फौरन रीड किया और अपने आप को फ़ायदा उठाते हुए और बड़ा उसको वेल डायरेक्ट किया, अपने हेडर को, पेस को उसने यूज़ किया और ही वॉज फर्स्ट टू रिएक्ट, तो उसको क्रेडिट जाता है कि उसने बहुत बेहतरीन हेड मारा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद टुनीसिया, अगर हम साथ साथ ज़ाहिर भाई थोड़ा सा डिस्कशन स्टैट्स के वाले से भी करें, शॉट्स ऑन टारगेट थे वो अगर देखा जाए 4 हैं, वैसे शॉट जो है 14 है, कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के हम 9 और 2 हैं, बट उनकी बॉल पोजेशन की अगर बात करें तो 41 है, तुनिसिया की जो है 59 है। तो वैसे अगर हर चीज़ में देखेंगे स्टैट वाइज तो तुनिसिया ने बेहतर खेला, बट जैसे आपने बात की शहरियार भाई कि एग्जीक्यूशन जो गोल के अंदर आके कन्वर्जन के लिहाज से जब आती है, ये टीमें कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। सबसे अच्छे चांसेस उनके हाफ के एंड पे थे, उसके बाद भी दे मेड मोर चांसेस और उन्होंने ट्राई किया कि वो मैच में वापस आ जाएं, बट देन क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियाज डिफेंस, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डिफेंसिव क्लियरेंसेस देखें, 37 डिफेंसिव क्लियरेंसेस हैं, 6 ब्लॉक्स हैं, जो उन्होंने दो गोल्स जो हैं तो ब्लॉक से रोके हैं। तो आई थिंक इट वाज अ रेजोल्यूट डिफेंसिव डिस्प्ले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से वो मैच। शहरियार की बात को मैं सेकंड करूंगा। एक तो दे लैक द किलर इंस्टिंक्ट इन फ्रंट ऑफ द गोल। ड्रैगर ने, एक कह लें कि ड्रैगर का जो ब्लॉक किया उसने, शूटर ने बहुत अच्छा ब्लॉक था। फिर उसके बाद 46 मिनट में पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में मसाकिनी ने जो बड़ा क्लोज रेंज से बड़ा करीब गया, वो जो पोस्ट के थोड़ा सा बाहर से निकला। तो वही बात जो अच्छी वेल एस्टैब्लिश टीमें होती हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करते हैं। टुनीसिया ने दोनों मैचेस में, इवन डेनमार्क के खिलाफ काफ़ी चांसेस क्रिएट किए, आज वाले मैच में बहुत चांसेस क्रिएट की। इवन आप देख लें कि 72nd मिनट में भी उन्होंने वो एक सेव, राय ने बड़ा अच्छा सेव किया। तो ओवरऑल टुनीसिया ने, दे लुक थ्रेटनिंग बट दे लैक द किलर इंस्टिंक्ट इन फ्रंट ऑफ द गोल। और देन अगेन इसकी दोनों कॉम्बिनेशन थी, ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंडिंग अच्छी की और तुनिसिया की जो फिनिशिंग थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। इस वजह से, और मेरा ख्याल है जो हम हमेशा बात कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर कि जो टीम नर्व्स को कंट्रोल रखती है, पैनिक नहीं होती सिचुएशन के ऊपर जाके, खास तौर पे जो लेटर हाफ के अंदर, हम सेकंड हाफ की क्लोजिंग के अंदर जाके कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एस्टैब्लिश टीम है, जो ए टियर की टीम है, वो एग्जीक्यूशन कर पाती है, दूसरी टीम में कहीं ना कहीं लैग करते, वही नज़र आ रहा है। मैं भी यही बात सोच रहा था और यही एक्चुअली में फ़र्क ही यही है जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि यूरोपियन या एस्टैब्लिश टीम्स जो हैं वो इसी वजह से ही फ़र्क है, तो बड़े अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और अच्छा वर्ल्ड कप करने के लिए आए हुए होते हैं। ये तो आज की मैचेस के बाद जो डेनमार्क वर्सेस तुनिसिया है, दैट डेनमार्क वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अगर डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है
तो डेनमार्क क्वालिफाई कर जाएगी। ये भी हमने इस पे बात की कि वो अगर कर जाते तो बिल्कुल ओबियसली उनका डेनमार्क चांस ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। जी, जी, और जी। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ कर लेती है फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर ऑस्ट्रेलिया का लेगी। चांस तो ये है, बड़ा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग मैच होगा ये डेनमार्क। मेरा ख्याल है लास्ट मैचेस जब ना पूरे जोर लगेंगे, पूरा एनर्जी लगेगी सबकी, और ओबियसली फिर डिस्कशन भी उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, लास्ट एक मैच खेला और गया। एक मैं इस पे और ज़रा मज़ीद बात करना चाहूँगा इस ग्रुप के हवाले से। एक तुनिसिया के पास आउटसाइड चांस भी है क्वालिफाई करने के लिए अभी भी, अगर ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क का मैच टाई हो जाए जी। और तुनिसिया बाय सम मिरेकल फ्रांस को हरा दे, फ्रांस को हरा दे, हाँ। तुनिसिया सेकंड नंबर पे अभी भी आ सकता है। तो क्या यार आखिरी भाई राउंड लगता बड़ा है इसको इंटरेस्टिंग accept नहीं होगा। कर रहे, वो accept नहीं किया उन्होंने पहले भी, अभी भी नहीं कर रहे। जो फिनिशिंग हमें नजर आई है अभी तक टूनिसिया अभी तक गोल नहीं कर सका। और फ्रांस जैसा उसके लिए गोल करना बड़ा फ्रांस मुश्किल जैसा है। क्लिनिकल फिनिश कर रहा है तो वो मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन इसकी But you पॉसिबिलिटी never know, जी। है वजह ये कि जब फ्रांस क्वालिफाई कर गया अब हाँ, second वो round अपने पे, हो सकता है मेन प्लेयर को चांस Rest ना करे, दे, हाँ। रेस्ट करवाए, तो दैट कुड बी अ चांस this can create an opportunity for Tunisia। यहाँ जी, पे फिर वो जो पहले हमने बात की थी ना 5 subs पर इन दिस वर्ल्ड कप, वो आई थिंक फैक्टर इन करेगा बिकॉज 5 subs हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग सम रेस्ट, तो आई थिंक लेट्स सी कि कैसे हाउ थिंग्स गोइंग ऑन। आगे एक और मैच है जी, पोलैंड वर्सेस सऊदी अरेबिया। बड़ी दुआएं उम्मीदें थी सऊदीया ने, जिस तरह पहले अपसेट किया, कि आज भी शायद किसी गाड़ी की हंट के अंदर हो, जिस तरह उनके शहजादा बिन सलमान ने तो रॉयल रॉयस उनको अनाउंस कर दिए तमाम प्लेयर्स को मिलेगी, तो शायद हमें लगता था कि आज कोई फिर बड़ा ब्रांड की गाड़ी उनको गिफ्ट होगी। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं जीत सके, 2-0 से हार गए। कैसे देखते हैं? दिस इज फुटबॉल फॉर यू। जो पहले मैच थे उसमें सलीम अल दुसारी है, उसने इतना ज़बरदस्त गोल करके हीरो बन गया अपने मुल्क के लिए, उसने जिता लिया। आज उस बेचारे से पेनल्टी मिस होगी। उसके बरक्स आप लेवेंडोस्की को देखें, लेवेंडोस्की ने पहले राउंड में उसके मेक्सिको के खिलाफ पेनल्टी मिस की, तब उस पर बड़ा प्रेशर था। जी। आज मेरे ख्याल में जो डिसाइसिव फैक्टर था इस मैच का वो लेवेंडोस्की थे, और यही अच्छे प्लेयर्स की निशानी होती है। मेरे ज़हन में आता है जिस तरह शादाब ने जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद साउथ अफ्रीका को फेंट के अपने कम बैक किया था। अच्छे प्लेयर्स की यही खूबी होती है कि वो कम बैक करते हैं। ऐसे ही आज भी लेवेंडोस्की ने वो पेनल्टी, हालांकि बहुत बड़ा एक बंदा उससे डिमोरलाइज होता है कि इतने बड़े वर्ल्ड कप मैच में पेनल्टी मिस हो जाए, और ये भी उसके बैक ऑफ द हेड हो कि आज तक मैंने वर्ल्ड कप में कोई गोल नहीं किया पोलैंड के लिए, उसके बावजूद वो आज आया एंड ही लुक्ड वेरी थ्रेटनिंग। पहले गोल के लिए उसने रन बना के असिस्ट दिया उसको ज़ेलेंस्की को, उसके बाद दूसरे उसने पोस्ट बीट की, क्रॉस बार बीट की, और दूसरा जो गोल था वो भी उसने कैसे अपॉर्चुनिस्टिकली डिफेंसिव मिस्टेक को कैपिटलाइज किया और गोल बहुत करके वर्ल्ड कप में अपना आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा थोड़ा सा। स्टैट्स के वाले से भी आपका पॉइंट ले लेते हैं। शॉट्स उनकी 16 है सऊदीया की, उनकी 9 है। 64% पोजेशन सऊदीया के पास रही और 36% जो है वो पोलैंड के पास रही। यहाँ पे पास एक्यूरेसी भी बेहतर है, बट वही आप वाली बात जो आप हमेशा कहते हो कि एग्जीक्यूशन जो एंड में आके मैटर करती है, उधर ही शायद लैग किया। सो प्लीज यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेड गोल्स का जो, हाँ। वहाँ पे एक्सपेक्टेड गोल्स में वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कह रहे हैं कि इनके ज़्यादा गोल होने चाहिए थे। पोजीशन भी इनका ज़्यादा है, बट दे जो पोलैंड में और सऊदी अरब में आज फ़र्क रहा है, सऊदी अरब टेक नथिंग अवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आज भी उन्होंने अच्छा खेला है, बट लेकिन आज वो फिनिश नहीं कर सके, और वो पेनल्टी उनको असल में जो है ना वो ले डूबी है। बिकॉज अगर उस टाइम पे वो पेनल्टी ले जाता, और पेनल्टी के बाद आई थिंक द क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू द कीपर ने 3 बड़े अच्छे सेव्स किए, एक पेनल्टी रोकी, फिर डबल सेव किया उसके ऊपर जो भी गोल जा रहा था, और उसके बाद एक और गोल सेव भी उसने बहुत अच्छा किया। तो आई थिंक इनका मैन ऑफ द मैच जो है वो एक लेवेंडोस्की है और एक वो कीपर है। हाँ। क्योंकि वो अगर वो उस टाइम पे गोल कर जाते तो गोल्स, जिस तरह इजहार ने पहले कहा था, गोल्स चेंज मैचेस, तो गोल्स की वजह से वो मोमेंटम बढ़ना था, और ये इन्होंने हाफ में जाना था, और फिर से उसके कोच ने अच्छी सी फिट किस्म की स्पीच देनी थी, और उन्होंने वापस आना था, और उन्होंने कोई गोल कर लेना था। दिस कुड हैव बीन डिफरेंट। एंड इसमें मैं शरियार की बात को सेकंड करूंगा। शेज़नी, व्हाट अ वंडरफुल सेव। माना कि पेनल्टी थोड़ी कमज़ोर थी सलीम अल दोसारी की, बॉटम कॉर्नर में प्लेस नहीं किया और इतनी वो पेस भी लैग करी थी, लेकिन जो रिबाउंड था, रिबाउंड इतना प्यारा सेव था। आप देखें कैसा इंस्टिंक्टिवली 1-on-1 विद गोलकीपर, और वो बड़ी अच्छी, मेरे ख्याल में उसका कसूर नहीं है जो मलिकी का जिसने रिबाउंड दिया, वो सेव ही इतना अच्छा था इंस्टिंक्टिव कि उसने विद इन मिली सेकेंड्स बॉल को ऊपर, आफ्टर सेविंग अ पेनल्टी रिएक्ट करके मिली सेकेंड बॉल को ऊपर पुश कर दिया क्रॉस बार के। वो बहुत, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ग्रुप सी को थोड़ी नज़र भी दौड़ाते हैं जी। इसमें जो हमारे सामने स्टैट्स भी आ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। पोलैंड जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, और एक उन्होंने ड्रॉ किया, एक जीता। इसी तरह दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, दे हैव 3 पॉइंट्स, और मैक्सिको जो है दे हैव
प्लेड 1 मैच, उनका अभी 1 पॉइंट है, ड्रॉ हुआ था। अर्जेंटीना हैव लॉस्ट देयर मैच, वो भी 0 पे खड़े हैं। तो अभी काफ़ी ओपन किस्म का ये अगर हम ग्रुप देखें तो चल रहा है। और अभी किसी भी टीम के हवाले से कुछ कहना, क्योंकि ओबियसली वी नो कि अर्जेंटीना हैज़ अ कैपेसिटी टू कम बैक, वो दोबारा पूरा जोर लगाएंगे एक दफ़ा वापस आने के लिए। और सऊदी अरेबिया के पास भी अभी चांस है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे ग्रुप के अंदर? आपको ऐड करना इस ग्रुप की खूबसूरती ये है, इस वक्त तमाम टीमों के फेट इन देयर ओन हैंड्स है। अभी तमाम टीमें अगर अपने मैच जीतें तो वो क्वालिफाई कर सकती हैं, तो तमाम टीमें मोटिवेटेड होंगी। अब ये होने जा रहा है अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको वाला मैच, जिस पे भी हम तफसील एंड में बात करेंगे, वो बड़ा क्रूशल मैच है। जी जी। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी जीत सकती है अगर वो मेक्सिको के साथ को हरा दे, उसी इंटेंसिटी से खेले, लेकिन साथ अब फिनिशिंग के ऊपर तवज्जो दे। और पोलैंड ने सिर्फ अर्जेंटीना के खिलाफ ड्रॉ करना है और पोलैंड आर थ्रू। तो शयार, आपको लगता नहीं है कि अर्जेंटीना पे एक्स्ट्रा एड ऑन प्रेशर भी होगा इस चीज़ को लेके कि हम पहला एक मैच कंपैरेटिवली इजी मैच था, अगर हम पोलैंड के कंपैरिजन में देखें, वो हार गए हैं, तो भी कितना प्रेशर के साथ वो आएंगे? मैं तो इनको बैक करूँगा। मैं तो इन प्रेशर ज़रूर होगा मेसी के ऊपर। मेसी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर एट द एंड ऑफ द मैच, ही कुड सी इट इन हिज फेस कि भाई ये इसको बड़ा धचका लगा। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो एक आई थिंक 55th रैंक टीम से जो है वो सऊदी अरब से जो है वो हार जाएंगे, जिनके लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री वाली मोमेंट थी। बट आई थिंक दे विल बाउंस बैक, दे हैव टू बाउंस बैक। ये वाली अर्जेंटाइन टीम जो है विद मेसी, इनके पास मेरा ख्याल है अभी अगर ये लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो हो सकता है अगले 15-20 साल भी ना जीत सकें, क्योंकि अभी इनके लिए बेस्ट चांस है। और उसके अलावा दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्रेट टीम्स, दे बाउंस बैक। यस। और अगर वो वर्ल्ड कप बनना चाह रहे हैं तो इसी प्रेशर सिचुएशन में, ये खूबी होती है अच्छी टीमों की कि वो प्रेशर सिचुएशन को एंजॉय करते हैं और उसमें इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। कई दफा ये डिफीट आपको कई दफा एक एक्स्ट्रा पुश भी देती है, ये भी कई दफा देता है और आपको उसको लेके चलती है आगे। ये अर्जेंटीना वाले ना पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, तो मैं इसको वर्ल्ड कप के साथ लूंगा। ये आपको चलिए, ये कंपैरिजन हम जोड़ते जाएंगे पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं। हमने आज के मैचेस पर डिस्कशन कर ली, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन फुटबॉल ट्रांसमिशन। आप देख रहे हैं, डिस्कशन हमारी कंटिन्यू है। जी इज़हार भाई, अज़हर साहब बताइएगा ज़रा, अब नेक्स्ट मैच जो होने जा रहा है उस हवाले से बात करते हैं। उसको जो अर्जेंटीना का मैच है मैक्सिको, उसको हम थोड़ा एंड में डिस्कशन करते हैं क्योंकि उस पर थोड़ी डिटेल बात करेंगे। सेकंड मैच जो है जापान वर्सेस कोस्टारिका का है। कैसे देखते हैं दोनों की फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन क्या होगी? 24 रैंक की जापान है और 31 पे कोस्टारिका है। मुकाबला तगड़ा लग रहा है। इसमें एज जापान को है। जापान ने जर्मनी को हराया है तो दे विल बी बड़ा उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। वेयरएज कोस्टारिका 7-0 से आ रही है, दे विल आल्सो बी लुकिंग टू बाउंस बैक। तो और ख़ास तौर पे जापान इस बारे में कॉन्शियस होंगे कि उनका आखिरी मैच स्पेन से है, तो उनकी कोशिश होगी इस कल कोस्टारिका को हरा के हम अपनी क्वालिफिकेशन सील कर लें, जबकि कोस्टारिका की कोशिश होगी कि जापान को टफ टाइम दें। बिल्कुल ठीक है। आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए इसमें? जापान जो है उसने जो पिछले 2 मैचेस के अंदर जो कोस्टारिका के साथ इनके हुए हैं, जापान दोनों गेम्स उसने जीती हैं। सो बैलेंस उस लिहाज से हिस्ट्री भी उनके साथ फेवर में है। जिस तरह की कोस्टारिका ने परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरीके से उनको डोमिनेट किया था स्पेन ने, आई थिंक काफ़ी मुश्किल हो सकता है उनके लिए। जापान जो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है, कोस्टारिका जो बड़ी ही डिमोरलाइज्ड पॉइंट टेबल भी हम डिस्कस करते चले जाते हैं। स्पेन अभी हमें टॉप पे नजर आ रहे हैं। अभी इस ग्रुप का एक मैच ही हुआ है और नंबर 3 पॉइंट के साथ है। जापान भी अपना मैच जीता हुआ है, 3 है। जर्मनी अगेन अर्जेंटीना की तरह एक ऐसी टीम जिसको सब देखना चाहेंगे कि आगे आए, और वो भी अपना अपसेट हो चुका उनको। ये बड़ा ना डिफिकल्ट ग्रुप है, इसमें बड़े ज़्यादा अच्छी टीम्स हैं सारी की सारी। जिस तरह कोस्टारिका के अंदर भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। केलर नेवेस जो है बहुत ही अच्छा कीपर है, वर्ल्ड क्लास कीपर है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली अभी सेटअप हुआ है। जर्मनी वर्सेस स्पेन का जो आगे मैच आना है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटरमिन हो सकती हैं। वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी कह सकते हैं हम उसे। आई थिंक जर्मनी हैव ऑल टू प्ले। इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर देम। स्पेन चाहेगी कि वो अपनी डोमिनेंस फ्रांस की तरह शो करे, और आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। अगर तो जर्मनी उनको हरा देती है तो फिर जर्मनी का, अगर वो जर्मनी से हार जाते हैं तो फिर तो
अगर स्पेन जीत जाता है स्पेन तो फ्रांस की तरह वो टीम है जिसने अपनी डोमिनेंस आते साथ ही बताया दुनिया को कि वी आर हियर फॉर टू विन द वर्ल्ड कप, उसी तरह शो किया। जो कोस्टा रिका है दे विल बी लुकिंग टू बाउंस बैक। बेशक वो पहला मैच स्पेन से हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर अपने वो रिमेनिंग 2 मैचेस जीतते हैं तो दे स्टिल हैव पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट राउंड। तो से दे हैव दिस मोटिवेशन। और अगर हम सिस्टम्स की बात करें, दोनों टीम्स ही 4-2-3-1 खेलती हैं। जापान की भी और जापान की एक ज़ाहिर साहब अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इनका फिटनेस लेवल ना पहले मिनट से लेके 90th मिनट वो सेम उसी इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ खेलते हैं। कहीं भी साउथ कोरिया की जैसे हमने बात की रुकते नहीं है ये। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा कि जापान की टीम के जो मैक्सिमम प्लेयर हैं जर्मन बुंडसलीगा की टीम से खेलते हैं। तो जो जापान ने जर्मनी को पिछला मैच हराया है तो उसमें ये मेरे ख्याल में उनको साइकोलॉजिकल एज भी हासिल था कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ हम डेली बेसिस पे कम्पीट करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इस एज से भी जापान कह लें कि फिटनेस के एतबार से भी तो बड़ा। कोई एक्सपेक्टेड आप बताना चाहें अपनी प्रेडिक्शन, क्या लगता है आप दोनों को? मैं कहूँगा आई थिंक जापान विल विन 2-1। आप कैसे देखते हैं? मैं एक अपसेट देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कोस्टा रिका विल बाउंस बैक। राइट जी, चलें ये फिर हम कल मैच के अंदर इसको लॉक करते हैं क्या बनता है रिजल्ट। अच्छा, अगले मैच की तरफ चलते हैं जी, बेल्जियम वर्सेस मोरक्को। अगेन बेल्जियम बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आती है, सेकंड रैंक की है, वो 22nd नंबर पे रैंक पे खड़े हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले में? बेल्जियम इस मैच के अंदर आ रही है आफ्टर हैविंग जस्ट वन बाय देयर जस्ट बाय देयर हेयर्स। उन्होंने उस स्क्रैपी किस्म की विन ली है जहाँ पे वो शायद इतनी डिजर्व नहीं करते थे। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्लेयर्स के उन्होंने एक हाफ चांस को कन्वर्ट कर लिया, वरना कनाडा जो है वो गेम को शायद लेके जाता। आई थिंक दे नीड टू प्रूव देमसेल्व्स। मैं एक मॉडल देख, ऑक्सफोर्ड का एक मॉडल था जो वर्ल्ड कप के शुरू में इन्होंने डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करके, फॉर्म्स को यूज़ करके निकाला था, जिसके अंदर वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि फाइनल किस में होगा। तो जो फाइनल उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, लेट्स सी, मैं भी वो भी डाल रहा हूँ ताकि वो हम आगे देख सकें। ठीक है। वो था ब्राज़ील वर्सेस बेल्जियम। अच्छा। और वो फीफा रैंकिंग पे बेस सिर्फ नहीं, ये मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहता हूँ ये भी लॉक कर ले, ये भी लॉक कर दे। ये भी लॉक कर ले ताकि हम ये पॉइंट्स जब हों तो फिर हम इसको बड़ा इंटरेस्टिंग और टाइट मैच होगा। हाँ। क्योंकि मोरक्को ने अपने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था जो उनका पिछला मैच था। बिल्कुल ऐसे ही। और बेल्जियम बड़ा कह लें कि टाइट मार्जिन से उन्होंने हराया था कनाडा को। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो ये और बड़ा टाइट मैच होगा। और कोई भी पॉइंट्स टेबल पे अगर देखें हम, और बेल्जियम जैसे हमने देखा अपनी पहली विक्ट्री के बाद 3 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है। क्रोएशिया 1 पॉइंट है, मोरक्को के साथ इनका ड्रॉ हुआ था मैच, और कनाडा है लॉस्ट द मैच। बट कनाडा के अंदर भी पूरा पोटेंशियल हमने देखा कि जिस तरह हमने उस दिन भी बात की थी कि कैसी टीम जो 120 रैंक से 41 पे आ चुकी है और देर गोइंग हाई, मतलब हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस पहले से पहले बेहतर से बेहतर नज़र आ रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टीम के इस ग्रुप के अंदर भी बड़ा टाइट कंपटीशन होने जा रहा है। ये ग्रुप ऐसा ही है। आई थिंक इसमें एवरीवन इज कमिंग टू प्ले टू विन। क्या सबने इंटेंट बड़ी शो की है। मोरक्को ने और क्रोएशिया एक बड़ी अच्छी टीम है। वो लास्ट लास्ट वर्ल्ड कप के वो रनर्स अप हैं। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है कि उनको इस चीज़ के अंदर इतना टफ टाइम देना, उनके साथ 0-0 करना, ड्रॉ करना। तो आई थिंक मोरक्को भी ट्राई करेगा, कनाडा और क्रोएशिया का जो अगला मैच होना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो उस पर भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में कोई एक आधा ग्रुप ऑफ डेथ होता है, तो ये इस वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ है। अगर आप इनकी देखें टीम्स को, बेल्जियम, क्रोएशिया, मोरक्को, कनाडा, जो इन्होंने पहले राउंड में परफॉर्मेंसेस दी हैं, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन सी 2 टीमें आगे। लेकिन मैं आपसे प्रेडिक्शन जरूर लूंगा। इस मैच की भी प्रेडिक्शन बताएं जी, बेल्जियम वर्सेस मोरक्को कैसे देखते हैं? आई थिंक बेल्जियम पहले मैच में आई थिंक इट वाज स्लो टू गेट ऑफ। अब आई थिंक सेकंड राउंड के अंदर दे विल स्टार्ट टू शो देयर क्वालिटी जी। एंड मुझे ये लग रहा है कि ये मोरक्को को अच्छा खिला देंगे। आई थिंक 2-0 ये भी जीत जाएंगे। अच्छा, बेल्जियम की एक चीज़ मैंने नोटिस की लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स, 5-6 ईयर या रादर देन हम एक डेकेड की बात कर लें, ये नॉट ओनली इन फुटबॉल, ये हॉकी में देखें, दे हैव बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन। और फुटबॉल में भी इन्होंने अपना एक बड़ा यूनिक चेंज किया। और बाकी स्पोर्ट्स में अगर आप इनकी देखें तो इन्होंने एज ए नेशन इसको बड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया स्पोर्ट्स को, और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इन्होंने ना हार्ड वर्क शुरू कर दिया। कोई उसमें आप ऐड करना चाहिए? आबादी और एरिया के हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है यूरोप का जी, लेकिन उसके बावजूद जो स्पोर्ट्स में इनका दिलचस्पी है, इनके लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। आप इस वर्ल्ड कप में भी बेल्जियम आप देखें तो 2nd रैंक है ओवरऑल फीफा रैंकिंग में, और ये डार्क हॉर्स हैं। हाँ, जहाँ हम फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, हम इनकी क्वालिटी को नहीं इग्नोर कर सकते। इनके पास पोटेंशियल है।
इस वर्ल्ड कप में आगे जाने का। और मैं और आपकी एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन भी बता दें। प्रेडिक्शन मैं यही सेकंड करूंगा कि जो हमने ट्रेंड देखा है अफ्रीकन कंट्रीज़ का, वो फिनिशिंग उनकी में लैग कर रहे हैं। तो मोरक्को ने भी अच्छा खेला लेकिन वो क्रोएशिया के खिलाफ और एक अच्छा ड्रॉ किया, हालांकि क्रोएशिया बड़ी डोमिनेंट टीम है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दे विल लैक द किलर इंस्टिंक्ट टू स्कोर अगेंस्ट बेल्जियम एंड बेल्जियम विल गो कम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वो इंशाल्लाह मोरक्को, वो मेरा ख्याल है कि मोरक्को। हमने कुछ बात तो कर ली है लेकिन थोड़ी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट गेम होगी क्रोएशिया वर्सेस कनाडा, ग्रुप एफ का एक और मैच है, रात 9 बजे खेला जाएगा। यार आप पहले बताइए कैसे देखते हैं दोनों के, क्योंकि 12 और 41 रैंक की टीम है, बट जिस तरह हमने अभी बात की कि कनाडा का जो पेस जा रहा है वो किसी तरह भी 41 रैंक की टीम नजर नहीं आती। बहुत आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर जब आ जाते हैं ना तो फिर इवन तो हम कोट कर रहे हैं आई थिंक सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने के लिए, लेकिन शायद रैंकिंग मैटर नहीं करती। यहाँ पे 51 जो है वो 3 को हरा रहा है और यहाँ पे 41 जो है वो टफ टाइम दे रहा है। T20 बना दिए इन्होंने, T20 बना दिया। सो आई थिंक वो बाकी जो नर्व्स हैं और द हंगर टू विन और फिर जो कोचेस की स्पीचेस, आई थिंक ये सारी चीजें मिल मिला। मैं एक आपसे दोनों की मैं राय लेना चाहूँगा ऑफ साइड रूल के हवाले से। इस पे डिस्कशन 2-3 दफ़ा हमने देखा फुटबॉल में हो चुकी है, बट ज़्यादा यही लॉजिक प्रिवेल करती है कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, और कई गोल हमने देखा डिसअलाउड भी हुए इस वजह से। हॉकी में ख़त्म कर दिया गया, उसमें ख़त्म करने की वजह से ऑफ साइड रूल को गोल ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो आपके क्या इंटरेस्ट कहता है या लॉजिक क्या आपकी कहती है कि ये रहना चाहिए या इसको ख़त्म होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो रहना चाहिए। ठीक है। फुटबॉल की जो हाई पेस हाई टेम्पो गेम है, अगर आप ऑफ साइड रूल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आप देखेंगे जो अटैकर्स हैं वो पहले ही आगे पहुंच जाएंगे और बहुत डायरेक्ट फुटबॉल हो जाएगी। जो फ्लुएंसी है फुटबॉल की, जो ब्यूटी है उसमें एक जो बड़ी एसेंशियल ब्यूटी है वो ये कि कैसे टाइम करते हैं अटैकर्स अपना रन। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने बहुत पहले भी नहीं निकलना होता कि वो ऑफ साइड हो जाए और बहुत डिले भी नहीं करना होता कि वो पीछे रह जाए डिफेंडर से। तो ये बड़ा एक थ्रू बॉल जिसको हम कहते हैं, या मेरे ख्याल में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है फुटबॉल का जिसको स्टिक करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं इसकी आई थिंक मैं वैसे तो सेकंड करूंगा इस बात को। जो फ्लूइडिटी आपको अभी नज़र आती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो जानी है अगर हम इस तरह की कोई चीज़ को करते हैं। तो बल्कि और उन्होंने ऑफ साइड को और जो है स्ट्रेंथन करने के लिए अब तो सेमी ऑटोनोमस ऑफ साइड टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जहाँ पे वो खुद ही बता देता है कि भाई कंप्यूटर बता देता है कि तो इतना सा मिलीमीटर आगे था। ऐसे ही। तो आई थिंक वो इजहार की जो बात है कि वो फिर ज़्यादा आप जो है ना डी के अंदर जो है ना वो ज़्यादा स्कफल्स देखेंगे, थ्रू बॉल ज़्यादा वो क्या करें क्रॉसेस ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बैठे भी उधर। मेरा ख्याल आई गेस ये अभी शायद कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक आधा इवेंट करवा भी लें, शायद उसको देखने के लिए क्या बनता है। और क्योंकि डिस्कशन जब होती है तो समहाउ यू नो कुछ ना कुछ तो निकलता है इसके अंदर। नॉर्मली जो फुटसॉल होती है 5 साइड या 7 साइड गेम जो पूरी दुनिया में खेली जाती है, बीच सॉकर होती है, उसमें ऑफ साइड का नहीं रूल अप्लाई होता। तो वो और तरह की गेम है, उसमें छोटा ग्राउंड होता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल जो प्रोफेशनल फुटबॉल है उसमें अगर हम ऑफ साइड को ख़त्म करेंगे तो इतना मज़ा आएगा। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या फीफा इस पर डिसाइड करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होगा, अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको। अगेन जिस तरह हम रैंकिंग इसलिए बताते हैं ताकि हमारे शायकीन को, जो व्यूवर्स हैं, उसको पता चले कि किस तरह किधर स्टैंड कर रही है टीम। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है और मैक्सिको 13 नंबर पर स्टैंड करती है। एक बड़ी लंबी विनिंग स्ट्रीक थी अर्जेंटीना की जो ब्रेक हुई लास्ट टाइम, कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं ज़रा क्रोएशिया और हम कनाडा की बात कर रहे थे, उसको बस प्रेडिक्शन देनी है ताकि आप लॉक कर लें। ठीक है। तो आई थिंक सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं जो हमने पिछली बेल्जियम की बात की थी। क्रोएशिया ज़्यादा डोमिनेट साइड है, हिस्टोरिकली भी ज़्यादा फीफा रैंकिंग में भी अच्छी है। आई थिंक वो भी चाहेंगे कि वो अपने आप को इस पे अनाउंस करें इस स्टेज के ऊपर, और उनको अच्छा टाकरा मिल सकता है। आई थिंक 1-0 कनाडा 1-0 क्रोएशिया जीत जाएगा। जी सर, मेरा भी ये ख्याल है। अच्छा। मेरा भी ख्याल है क्रोएशिया लीड का, क्योंकि क्रोएशिया की मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है। जो आप देखें, लुका मॉड्रिक देखें, ब्रोजोविच देखें, मुझे लगता है 2-1 से चलेगा। मैं भी अपनी प्रेडिक्शन करवा दूं। थोड़ा सा अर्जेंटीना और मैक्सिको को भी बता दीजिएगा प्लीज। लाइनअप्स अनाउंस हो चुकी हैं। हाँ, लाइनअप्स आ चुकी हैं हमारे पास आ गई हैं। अर्जेंटीना वही 4-3-1-2 फॉर्मेशन, नॉर्मली जिसी फॉर्मेशन के साथ जाते हैं खेलते हैं जी। और उनके जो बैक पे मॉन्टियल राइट बैक हैं, ऑटामेंडी और मार्टिनेज जो हैं सेंटर बैक हैं, और ये लिसांड्रो मार्टिनेज हैं जो मैन यूनाइटेड से खेलते हैं। लेफ्ट बैक इनके मार्कोस अकूना है जी, डी पॉल, रॉड्रिगस और एलिस्टर जो हैं ये मिडफील्ड में, और अटैक पे मेसी, डी मरिया और मार्टिनेज खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जबकि मैक्सिको का 3-5-2 फॉर्मेशन है। ओचोआ कीपर है, मोरेनो
अरूजो और मोंटेज इनके 3 एट द बैक हैं। जी लेफ्ट विंग बैक गलाडो है, शावेज, गोडाडो, हरेरा, ये सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं। अल्वारेज राइट विंग बैक है, वेगा और लोजानो ये फॉरवर्ड हैं। तो जी। ये लाइनअप्स अनाउंस हो चुकी हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। और अब अर्जेंटीना डू एंड डाई की सिचुएशन है जी, मतलब दोनों के लिए, और इसमें कोई उनके पास चांस नहीं है। जैसे ग्रुप टेबल भी हम देख रहे हैं, पोलैंड अभी टॉप पे है, सऊदी अरेबिया तीसरे पे और अर्जेंटीना बिल्कुल बॉटम पे है। तो उन्होंने तो पूरा अपना 100% जोर लगाना ही लगाना है। ऐसे ही है, ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हाई इंटेंसिटी मैच होगा बिकॉज इट्स ऑल टू प्ले फॉर। और इंटरेस्टिंगली इनफ अर्जेंटीना जो है वो पिछले 5 मैचेस जो उन्होंने किए हैं, बल्कि ख्याल 10 मैचेस जो पिछले इनके हुए हैं मैक्सिको के साथ, उनकी अभी तक डिफीट नहीं हुई। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है 80% जो है वो उन्होंने विन किए हैं, कोई एक आध ड्रॉज हुए हैं। सो आई थिंक इस लिहाज से भी दे नो दी, क्योंकि दोनों सॉरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जो है वो आए हुए हैं पहले भी, और भी इनके काफ़ी मैचेस होते हैं। तो आई थिंक अर्जेंटीना जो है वो मेक्सिको को हराएगा। और कितने गोल से एक्सपेक्टेड गोल भी बता दें ताकि इसको फिर साथ साथ हम। मेक्सिको ना बड़ी फाइस्टी सी टीम है, तो इसके कोई रन अवे मुझे नहीं लगता, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 3-1 हो सकता है। शायद कोई ना कोई गोल जो है वो मेक्सिको भी निकाल। जी सर, मेरे ख्याल में गोल का डिफरेंस, एक आधे गोल का डिफरेंस होगा इस मैच में। 2-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है, लेकिन आई सेकंड शरियार अर्जेंटीना आर द फेवरेट्स टू विन दिस मैच। बिल्कुल ठीक है। ये तो अब रात 12 बजे देखते हैं हम मैच, क्योंकि अर्जेंटीना जैसी टीम जो है दे डोंट हैव 2 ऑफ डेज ऑन द ट्रॉट। एक उनका ऑफ डे हो गया, उससे पहले वो पिछले 36 मैच नहीं हारे थे। बिल्कुल वही 36 मैचेस की स्ट्रीक उनकी टूटी। और एक और हम अपडेट शेयर करते चलें नेमार के हवाले से कि उसको इंजरी हुई है। इज मोस्ट लाइकली कि 2 मैचेस अपने नेक्स्ट शायद वो ना खेल सके। तो दैट कुड बी ए डेंजर साइन फॉर ब्राजील एज वेल कि उनका मेन स्ट्राइकर जब उनके अगले 2 मैचेस में अवेलेबल ना हो। दैट इज अ बिग ब्लो फॉर ब्राजील, क्योंकि उनको एंकल लेगमेंट का कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से उनको 2 मैचेस के लिए अच्छी टीम है वो, एक आधे प्लेयर पे रिलायंट नहीं होती उनकी। इतनी वेल राउंडेड स्क्वाड है। बट वो कई दफा आपका कॉम्बिनेशन इस तरह जेलिन हुआ होता है कि आपकी फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि आपका मेन स्ट्राइकर उसी का पार्ट होता है। लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरी है नेमार का उसमें होना। आपको याद होगा जर्मनी जो इनके साथ किया था, उसमें नेमार नहीं खेल रहा था। जब जैसे कल मैच में कीपर बाहर गया तो 2 गोल कंसीड करवा दिए। मैं दूंगा बाज़ औक़ात आपके मेन प्लेयर का ना होने का टीम को फ़ायदा भी हो जाता है। बाज़ औक़ात बाकी प्लेयर जो होते हैं, जब आप यूनिडायमेंशनल एक प्लेयर पर रिलाई कर रहे होते हो तो बाकी प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। वो भी उसको ज़्यादा बॉल खिलाते हैं या उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो नहीं खेल रहा होता तो हर ज़्यादा जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो अपना ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। और वो तो फिर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी हम इजाज़त लेते हैं जी। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।